जी, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने IAS 7 डिस्कस किया था कि IAS 7 की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। इन एडिशन टू इट आप लोगों को मैंने इसका फॉर्मेट डिस्कस किया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होगा। आप लोगों ने कहा था अगर फॉर्मेट याद कर लेंगे तो 70 to 75% क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो जाया करेगा। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन करने के बाद आप देखेंगे काफी हद तक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाया करेंगे, लेकिन जिस किसी क्वेश्चन में एक आधा नया पॉइंट डाला होगा वो थोड़ा रुकेगा, लेकिन बाकी आप फिर भी इजीली कर जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेट फॉर एग्जाम। तो इसलिए अगर आप लोगों को फॉर्मेट याद हो तो आप मैंने कहा था इसके क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो सकते हैं। ठीक है, कल आप लोगों को मैंने फॉर्मेट लिखवाया था इनडायरेक्ट मेथड का। ठीक है, अगर थोड़ा सा हम उसको रिकॉल करें तो आपको मैंने कहा था कि 3 पार्ट्स होंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग। इसी तरतीब से चलना है, ये नहीं है कि पहले ऑपरेटिंग के बाद इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग लिख दें फिर इन्वेस्टिंग लिख दें, ये उसने फॉर्मेट दिया हुआ स्टैंडर्ड है। तो सबसे पहले आप लोग बनाओगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसके बाद इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग। आपको ने कहा था डायरेक्ट मेथड हो या इनडायरेक्ट हो, जो डिसएग्रीमेंट या डिफरेंस आएगा वो जस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, रेस्ट ऑफ द फॉर्मेट सब सेम है। आपने कहा था आप शुरू किया कीजिएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। ठीक है, आपने इस चक्कर में नहीं जानना कि किस बुक वाले ने किससे शुरू किया है, वो जिस प्रॉफिट से शुरू करेंगे प्लस माइनस वाली फिगर चेंज हो जाएंगी। तो आप यही एक फॉर्मेट याद रखें, क्योंकि मेजॉरिटी क्वेश्चन में उसने प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया होगा, नहीं दिया होगा तो एक छोटी सी वर्किंग करके हम खुद निकाल लिया करेंगे। तो इस वजह से आप लोगों ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करना है। आपको मैंने कहा था इसमें 6 चीजें ऐड होंगी आपके लेवल पे, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंपेयरमेंट लॉस, ठीक है, लॉस ऑन डिस्पोजल, प्रोविजंस और इंटरेस्ट एक्सपेंस। अच्छा, प्रोविजन के साथ मैंने आप लोगों को लिखवा दिया था प्रोविजन फॉर बैड डेट भी इसमें आ जाएगी। एक्चुअली प्रोविजन फॉर बैड डेट की ना 2 ट्रीटमेंट है, एक होती है इसको टोटली इग्नोर कर दो, एक होता है इसको ऐड करो। आईकैप के जब मीटिंग्स होती है ना हमारी, तो उधर अक्सर जो एग्जामिनेशन कमेटी का रिप्रेजेंटेटिव होता है वो कहता है कि आप तो क्योंकि टीचर होते हैं आप स्टूडेंट को वो बताया करें जो प्रैक्टिकली हो रहा होता है। इस चक्कर में ना पढ़े कि आईकैप ने बुक में क्या कहा है। एक्चुअली आईकैप ने ना बुक में दोनों तरीके बताए हैं। अब लाजिम आता है एक में आपको वर्किंग करनी पड़े, एक में कुछ भी ना करना पड़े, तो आपको आसान क्या लगेगा, जिसमें कुछ भी ना करना पड़े। लेकिन उसने कहा कि हम जब पेपर मार्क कर रहे होते हैं ना, हम प्रेफर करते हैं उस प्रेजेंटेशन को जो प्रैक्टिकली होती है, और प्रैक्टिकली हम ऐसे ही करते हैं कि हम अलाउंसेस फॉर बैड डेट को ऐड करते हैं और फिर ग्रॉस डेटर का इंक्रीज या डिक्रीज लिया जाता है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे मुझे एक आधी वर्किंग करनी पड़ जाए करेगी अक्सर क्वेश्चन में, लेकिन इसके अंदर फिर यह है कि मार्क्स कटने के चांसेस नहीं होते। तो इस वजह से मैंने आपको कहा था ये 6 चीजें ऐड होंगी। फिर आपने ने कहा था आपके लेवल पे 2 चीजें लेस होंगी, एक गेन ऑन डिस्पोजल और दूसरा इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम। इन चीजों को एडजस्ट करके जो फिगर आएगी, मैंने कहा था ये होगा एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। आपको मैंने शॉर्टकट बताया था, एसेट्स में इंक्रीज जस्ट लाइक आउटफ्लो, लायबिलिटीज में इंक्रीज जस्ट लाइक इनफ्लो। लॉजिक सबकी अलग है, ठीक है, लेकिन आपको मैंने कहा था आप शॉर्टकट से काम चलाया कीजिएगा ताकि गलती ना हो। अभी मैं इसकी लॉजिक आपको बता दूंगा सबकी, आप देखेंगे कि सबकी रीजन अलग होंगी। तो आपको मैंने कहा था इंक्रीज आ जाए स्टॉक में, ग्रॉस डेटर में, प्रीपेड एक्सपेंस में, ये सारे आउटफ्लोज हैं, लेस हो जाएंगे। और अगर इंक्रीज आ जाए क्रेडिटर में या एक्रूवल में, ये जस्ट लाइक इनफ्लोज हैं, ये ऐड हो जाएंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट निकलेगा यानी जो फिगर आएगी उसको हम कहते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। फिर मैंने कहा था इसमें से लेस कीजिएगा इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, अगर गिवन हो तो ग्रेच्युटी पेड। फिर आ जाएगा आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपने कहा था ज्यादा टाइम इसी एक्टिविटी में लगता है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें आपको ने कहा था इनफ्लो आएगा डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट एंड इन्वेस्टमेंट से, इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव करके आएगा, और आउटफ्लो होगा अगर आप परचेज करोगे नॉन करंट एसेट्स या इन्वेस्टमेंट। तो ये चीजें करके आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाएगा। फिर तीसरा था कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। इसमें आपने कहा था जो आप लोगों के सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है उससे इनफ्लो आउटफ्लो, दैट इज फ्रेश कैपिटल, बोरोइंग्स, ड्राइंग्स एंड रीपेमेंट ऑफ लोन।
इसके बाद नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग आ जाएगा। तीनों नेट कैश फ्लोज को जब एडजस्ट करेंगे तो ये नेट या तो इंक्रीज निकल आएगा या डिक्रीज आ जाएगा इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसमें ऐड कीजिएगा, क्लोजिंग निकल आएंगे, ठीक है। और एंड पे आपने कहा था डिस्क्लोजर दिया कीजिएगा कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या कुछ शामिल किया हुआ है। तो ये आपको मैंने कहा था एक इसका प्रॉपर फॉर्मेट है। अब मसला है क्या ये सारा डेटा आपको दिया होता है तो एक तो अक्सर चीजें मिसिंग होंगी, वर्किंग करनी पड़ेंगी, ठीक है। इससे पहले मैं आपको वो जो लॉजिक नहीं मैंने बताई हुई वो मैं बता देता हूं। उस दिन आपने देखा था, मैंने आप लोगों को कल जब लिखवाया था मैंने कहा था इंक्रीज इन स्टॉक लेस हो जाएगा, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस ये भी लेस हो जाएगा। आपको ने कहा था इंक्रीज इन डेटर्स यानी ग्रॉस डेटर वो भी लेस हो जाएगा। हाँ, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स आ गया ऐड, इंक्रीज इन एक्रूड एक्सपेंसेस आ गया ये भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इनकी लॉजिक रीजन बताने जा रहा हूं। स्टॉक में इंक्रीज कब आता है? हाँ, जब आपने इन्वेंट्री बाय की, खरीदी और वो बिकी नहीं। प्रॉफिट निकालते वक्त सेल में से आपने क्या माइनस किया था? कॉस्ट ऑफ सेल, जो चीजें बिक गई उनकी कॉस्ट। जो खरीदी और इन्वेंट्री में पड़ी है नहीं बिक पाई, क्या उसके पैसे नहीं दिए थे? उसके भी दिए थे, तो फिर उसको भी तो माइनस होना चाहिए था ना, इसलिए इसको माइनस करते हैं, ठीक है। रीजन सबकी अलग होगी, लेकिन ये शॉर्टकट मैंने सिर्फ इसलिए कराया है, पेपर में जब आप लॉजिकली सोचने बैठते हैं चांसेस ऑफ एरर भी बढ़ते हैं, टाइम भी लगता है। शॉर्टकट याद होगा, फौरन प्लस माइनस करके आप आगे निकल जाओगे। आगे आते हैं जी प्रीपेड एक्सपेंस। ये क्या होता है प्रीपेड एक्सपेंस? हाँ, जो एक्सपेंसेस आप लोगों ने एडवांस में दिए होते हैं। कैश का आउटफ्लो होता नहीं होता? होता है, मसलन एडवांस में दिए तो पैसे तो दिए हैं ना आपने, लेकिन जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस आ जाए तो उसको एक्सपेंसेस में से क्या कर देते थे? माइनस कर देते थे कि यार ये तो इस साल का एक्सपेंस ही नहीं है। बाकी जो अमाउंट बचती थी वो एक्सपेंसेस में लिखते थे। अब नो डाउट ये इस साल का एक्सपेंस नहीं था, उससे इस साल का प्रॉफिट कम नहीं होना चाहिए, लेकिन कैश तो कम हुआ था तो इसलिए उसको भी क्या करना पड़ेगा? लेस। रीजन इसकी ये थी। अच्छा, डेटर, आप लोगों ने जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था कल सारी सेल्स लिख दी थी, ठीक है, यानी सारी की सारी सेल आपने उधर लिख दी थी। अब अगर आपको मैं कहता हूं यार मेरे डेटर्स में इंक्रीज आया है, डेटर में इंक्रीज कब आता है? जब क्रेडिट पे चीज बेचे और पैसे ना मिले हो। तो जब पैसे नहीं मिले तो क्या उसको इनफ्लो के तौर पे आना चाहिए था? नहीं, आप पूरी सेल लिख चुके हुए हो, तो फिर अब क्या करना चाहिए? लेस। तो आप देखें तीनों की रीजन बिल्कुल डिफरेंट थी, लेकिन हो तीनों ही लेस रहे थे। इंक्रीज इन क्रेडिटर। अच्छा देखें, आप लोग जो चीजें खरीद के लाते हो रूटीन में क्या पॉसिबिलिटी होती है? या वो बिक जाए तो कॉस्ट ऑफ सेल, और अगर ना बिक पाए तो स्टॉक। प्रॉफिट निकालते वक्त आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर दी हुई थी, स्टॉक आपने मुझसे अब माइनस करा दिया। फर्ज करें 700 की चीजें बेची थी, 100 की स्टॉक में पड़ी, तो इसका मतलब आपने टोटल 800 माइनस करवा दिया, ठीक है। यानी ये कॉस्ट ऑफ सेल आपको मैंने कहा प्रॉफिट निकालते वक्त पहले से माइनस है, और ये 100 रुपए आपने मुझसे अभी माइनस करा दिया, तो पूरा 800 यानी पूरी परचेज आपने पेमेंट शो करा दी। क्रेडिटर में इंक्रीज कब आता है? हाँ, जब क्रेडिट पे चीजें खरीदी हो, उधार खरीदी और पैसे ना दिए हो। अगर पैसे दे आए हो ना तो क्रेडिटर फिर खत्म हो जाते हैं। इसका उधार चीजें खरीदी, पैसे नहीं दिए तो क्या इसको पेमेंट में लिखना चाहिए था? नहीं, आपने जब ये दोनों चीजें मुझसे लिखवाई ना तो आपने पूरी परचेज पेमेंट में लिखवा दी, तो अब फिर इसको क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक करना पड़ेगा, ठीक है। आप तो इन दोनों को पेमेंट करा के कैश अंडरस्टेट कर बैठे हो, तो कैश को दोबारा बढ़ाना पड़ेगा। ये इसकी रीजन थी कि इसको मैंने ऐड करवाया था। एंड फाइनली एक्रूड एक्सपेंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्रूड एक्सपेंस के क्या दो फैक्ट लेते थे? मतलब जब प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन बनाते थे, हाँ, एक लायबिलिटी होती थी, ठीक है, दूसरा
एक्सपेंसेस में ऐड करते थे। एक्सपेंस में ऐड किया तो उससे प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। क्या इसके पैसे दिए किसी को? नहीं, प्रॉफिट कम हो गया था बट कैश तो कम नहीं हुआ था, और आप उसको कम कर चुके हुए प्रॉफिट को, तो क्या करना चाहिए? ऐड। ठीक है, तो रीजन सबकी डिफरेंट थी, लेकिन ये शॉर्टकट से मैंने आप लोगों को इसलिए बताया था कि कम वक्त में क्वेश्चन अटेम्प्ट हो, और पेपर में लॉजिकली सोचने बैठे तो ये ना गलत लॉजिक ज़हन में और क्वेश्चन गलत कर बैठे। ठीक है, तो रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। बहरहाल हम शॉर्टकट से काम चलाया करेंगे। अच्छा, ये तो मैंने आपको कुछ वो लॉजिक्स एक्सप्लेन करनी थी। नाउ द इशू इज कि क्या सारा डेटा पेपर में गिवन होता है? तो सारा नहीं होता, आपको वर्किंग करना पड़ती है। ठीक है, वर्किंग कितनी करनी पड़ेगी उस हिसाब से क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं। कम वर्किंग हो तो 12-13 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाएगा, ज्यादा वर्किंग होगी तो 18-20 नंबर तक का क्वेश्चन आएगा। तो क्या क्या पॉसिबल वर्किंग है, अब हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। Calculation of profit before tax. Calculation of profit before tax. आपको मैंने कहा था अभी हम कर रहे हैं सोल ट्रेडर, तो इसलिए मैं अभी वर्किंग भी सोल ट्रेडर के हिसाब से लिखवा रहा हूं। आपने सोल ट्रेडर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईटीए में पढ़ी थी। नेट प्रॉफिट आता था, उसको क्या करते थे? कैपिटल में ऐड करते थे। अगर कोई ड्राइंग्स हो जाए कैपिटल से माइनस करते थे। तो अगर कभी प्रॉफिट की फिगर मिसिंग हो और आप लोगों को निकालनी पड़े, देखिए एक तरीका मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का सारा डेटा दे दूं, आप प्रॉफिट एंड लॉस बना लो। दूसरा तरीका है कि इनडायरेक्ट वे से कैलकुलेट करो। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट बना दिया करते हैं। कैपिटल आप लोगों की इक्विटी ब्रॉड डाउन किधर आएगा? क्रेडिट साइड पे। तो फिर क्लोजिंग किधर होना चाहिए? डेबिट साइड पे। जब इक्विटी बढ़ेगी किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे। आपको पता है नेट प्रॉफिट से इसमें इंक्रीज आएगा। अगर फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस कराया है उससे इंक्रीज आएगा। अगर ड्राइंग्स कर लिए तो डिक्रीज आ जाएगा, और अगर कभी लॉस हो जाता तो भी डिक्रीज ही आता। तो यहां से ना हम लोग इसको बैलेंसिंग फिगर डाल के मालूम कर लिया करेंगे। अब कई दफा एग्जामिनर आपको प्रॉफिट की फिगर बता देगा। ठीक है, यानी आपका जो एग्जामिनर होगा वो प्रॉफिट की फिगर क्वेश्चन में दे देगा। तो अब क्वेश्चन में आता है कि आप कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत है या नहीं। तो अगर एग्जामिनर ने मूवमेंट ऑफ कैपिटल बताई हुई है ना, मूवमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब जैसे आप उधर सोल ट्रेडर में करते थे ना, कैपिटल प्लस प्रॉफिट लेस ड्राइंग क्लोजिंग, अगर तो ये उसने करके दी है फिर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपने लाजमी बनाना है। इधर से कोई ना कोई फिगर निकला करेगी, कभी ड्राइंग निकल आएंगी, कभी फ्रेश कैपिटल निकल आएगा, और कई दफा कुछ भी नहीं निकलेगा, टैली हो जाएगा। लेकिन अब मैं इस असम्पशन पे ना बनाऊं जी कुछ नहीं निकलना और अंदर से वैल्यू निकलनी हो, फिर आपका क्वेश्चन टैली नहीं होता। तो इसलिए अगर मूवमेंट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आपने कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, वहां से आपके पास कोई ना कोई फिगर निकल आया करेगी। तो आमतौर पे आपका प्रॉफिट मिसिंग होगा तो मैं यहीं से निकाला करूंगा। ठीक है, एक तो ये चीज है कि अगर आपको कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट करना पड़े तो ये बनाना पड़ेगा।
देन नंबर सेकंड, अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर। ये कुछ चीजें जिनके अकाउंट्स आपको बनाना पड़ेंगे, यानी अगर इनका जिक्र क्वेश्चन में आ गया तो इनके अकाउंट्स बनाइएगा। नॉन करंट एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड डिस्पोजल, और ये तकरीबन हर क्वेश्चन में ही बनेगा। इंटरेस्ट, टैक्स या डिविडेंड पेएबल, इंटरेस्ट, टैक्स या डिविडेंड रिसीवेबल। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में जिक्र आ जाता है इंटरेस्ट पेएबल का, मतलब आपकी लायबिलिटी में इंटरेस्ट पेएबल आ रहा है, इसका क्या मतलब है? पूरा इंटरेस्ट दे चुके हो आप? नहीं, तो फिर अकाउंट बना के निकालें पे कितना किया। सिमिलरली अगर इंटरेस्ट रिसीवेबल आ रहा है एसेट्स के अंदर, तो क्या पूरा इंटरेस्ट रिसीव हो गया? नहीं, तो फिर अकाउंट बना के निकालें रिसीव कितना हुआ। अच्छा, अगर आप लोगों ने कल फॉर्मेट पे गौर किया हो तो जब मैंने प्रॉफिट में ऐड कराया था ना, मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड कराया था, और जब नीचे माइनस कराया था इंटरेस्ट पेड था। इसी तरह जब प्रॉफिट में माइनस किया था तो इंटरेस्ट इनकम थी, और जब ऐड किया था इन्वेस्टिंग में जाके वो रिसीव्ड था। ठीक है, आपने देखा होगा उनकी फिगर भी बराबर नहीं थी। वो फिगर बराबर कब नहीं आती? जब ये रिसीवेबल पेएबल क्वेश्चन में आ रहे हो। तो अगर इनका जिक्र आ गया ना क्वेश्चन में, तो इनके अकाउंट बनाने पड़ने हैं आपको। ठीक है, अब अगर हम जस्ट टू रिकॉल मेन इनके अकाउंट्स देखें, तो फर्ज करें मैं आपको कहता हूं इंटरेस्ट पेएबल का अकाउंट एसेट है लायबिलिटी, ब्रॉट डाउन किधर होगा? क्रेडिट साइड पे। तो फिर कैरी डाउन ऑपोजिट साइड पे। जब मजीद इंटरेस्ट ड्यू होगा, लायबिलिटी बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। तो किस साइड पे? और अगर पैसे दे आओगे आप तो फिर लायबिलिटी कम हो जाएगी, डेबिट साइड पे। ये चार चीजें इसमें आती हैं। इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये आपके लिखे है एसेट, इसका ब्रॉट डाउन किधर? तो ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे, तो क्लोजिंग क्रेडिट साइड पे। सॉरी, अच्छा, जब मजीद इंटरेस्ट ड्यू होगा उससे रिसीवेबल की अमाउंट बढ़ेगी कम हो जाएगी? तो इंटरेस्ट इनकम इसकी डेबिट साइड पे, और जब पैसे मिल जाएंगे आप लोगों को तो रिसीवेबल कम हो जाएंगे, तो वो क्रेडिट साइड पे। तो ये चार चीजें इसके अंदर आ सकती हैं। Now, non-current asset account, accumulated depreciation account, and disposal account. जी, नॉन करंट एसेट ब्रॉट डाउन, तो कैरी डाउन ऑपोजिट साइड पे आ गया। देन जब आप नया एसेट खरीदोगे तो उसमें इंक्रीज डेबिट साइड पे, और
अगर कोई बेच दिया तो डिस्पोजल क्रेडिट साइड पे। रूटीन में ये चार चीजें, बाकी आपको पता है हमने रिवैल्यूएशन मॉडल पढ़ा हुआ है, उस केस में कुछ अदर चीजें भी आ जाती हैं। एक्यूमुलेटेड एफसीएन ये हमारा कॉन्ट्रा एसेट होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ब्रॉड ऑन क्रेडिट साइड पे तो क्लोजिंग ऑपोजिट साइड पे। जब मजीद डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो क्रेडिट होगा, और अगर कोई एसेट बेच देंगे तो उसकी डेप्रिसिएशन डिस्पोजल को ट्रांसफर हो जाएगी। डिस्पोजल अकाउंट में एसेट की कॉस्ट किधर आती है? डेबिट साइड पे, ठीक है। यानी जो एसेट बेच देते हैं उसकी कॉस्ट डेबिट साइड पे और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे। अच्छा, जितने का बेचा उतने पैसे आ जाएंगे क्रेडिट साइड पे। बाकी आपको मैंने कहा था इसको क्लोज किया जाएगा। गेन ऑन डिस्पोजल भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। लॉस हुआ तो किधर? क्रेडिट साइड पे। बहरहाल जिस तरह भी हो, आपको पता हम एसओसीआई को डालते हैं ना, तो इधर आ गया तो ये आपका लॉस होगा, और अगर उसने कहा ना गेन हुआ है तो वो किस तरह लिख देंगे? वो डेबिट साइड पे। तो आमतौर पे तीन तीन चीजें दी होंगी, चौथी मिस होगी, वो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ये तकरीबन ना वर्किंग हमें करनी पड़ा करेंगी, तो आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हुआ करेगा, ठीक है। तो तरीका हमारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ये होगा कि आफ्टर रीडिंग क्वेश्चन आप लोगों ने फॉर्मेट बनाना है, जो जो वैल्यूज गिवन है लिख देनी है, जो मिसिंग उनकी जगह छोड़ देनी है। उसके बाद ऑर्डर में वर्किंग करते जाना है और क्वेश्चन कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। अब आज आपको ने कहा था पहले हम जरा वर्किंग की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अक्सर आपने जो गलती करनी है ना वो इन तीन अकाउंट्स में करनी है। जब भी क्वेश्चन गलत होगा आप देखेंगे इसमें गलती हुई होगी। आपको मैंने कहा था टाइम ज्यादा लगता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने पे, गलती ज्यादा होती है इन्वेस्टिंग के अंदर। तो ये थोड़ा सा ना आप इसकी प्रैक्टिस कर लें तो फिर इंशाल्लाह इजीली हो सकता है। आपको मैंने ग्रुप में कुछ क्वेश्चन शेयर किए थे, वो निकाल लें। नहीं, जो भी इनकम एक्सपेंस होते हैं ना वो एसओसीआई में क्लोज हो जाते हैं, उनको ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता। ओपनिंग क्लोजिंग होता है तीन चीजों का, एसेट्स का, इक्विटी का और लायबिलिटीज का। जी देखिएगा क्वेश्चन 1, एग्जांपल 1 जो आप लोगों के पास। जी आपको कह रहे हैं नॉन करंट एसेट्स कॉस्ट ओपनिंग है 6,50,000, क्लोजिंग है 8 लाख। एक्यूमुलेटेड एफसीएन ओपनिंग थी 3 लाख, क्लोजिंग है 4 लाख। अदर इंफॉर्मेशन, कंपनी सोल्ड एन एसेट कॉस्टिंग 2,50,000, नेट बुक वैल्यू 1 लाख। अच्छा कह रहे कितने में एसेट बेचे आपने? 2,50,000 में, और कह रहे कॉस्ट 2,50,000 थी, सॉरी कॉस्टिंग 2,50,000, लेकिन कहता है बुक वैल्यू तो लाख थी। कितना डेप्रिशिएट हो चुका था? 150। ठीक है, मसलन देखे ना, आपको कह रहा हूं 250 वाला एसेट जिसकी कीमत लाख रह गई थी मैंने बेच दिया, तो इसके अंदर 1.5 लाख डेप्रिशिएट हो चुका था। अच्छा कह रहे वो सोल्ड एट अ गेन ऑफ रुपीज 25,000, 25,000 के गेन पे बेचा है। अच्छा वैसे जनरली कहूं लाख वाला एसेट 25,000 के प्रॉफिट पे बेचा, कितने में बेचा? 1,25,000। लेकिन हमने क्योंकि वर्किंग शो करना होती है तो इसलिए जुबानी काम नहीं चलेगा, वो अकाउंट्स बनाना पड़ेंगे। अच्छा रिक्वायरमेंट में आपसे कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ एडिशन, कह रहे हैं जरा निकालो नया कितने का खरीदा। सेल प्रोसीड, कह रहे हैं जो डिस्पोजल प्रोसीड जो बेचा पुराना कितने में बेचा, एंड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। ठीक है, अच्छा इसके लिए की पॉइंट आप याद रखें, ये तीनों अकाउंट इकट्ठे ओपन करने हैं। आप ये कहो ना पहले मैं एक बनाऊंगा फिर दूसरा फिर तीसरा, तो क्वेश्चन नहीं होना। आप देखेंगे एक अकाउंट से फिगर दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से पहले में, इस तरह फिगर्स आपस में घूमेंगी आपकी। तो इसलिए तीनों अकाउंट इकट्ठे ओपन किया करने हैं। तो अब इस क्वेश्चन की तरह हम सॉल्व करके देखते हैं ताकि आपको वर्किंग समझ आए।
ठीक है, तो तीनों अकाउंट मैंने आपको क्या इकट्ठे ओपन किया कीजिएगा। और अब इसकी वैल्यूज लिखना शुरू करें। नॉन करंट एसेट का ब्रो डाउन किस तरफ आएगा? ठीक है, अब मैं 000 में फिगर लिखने लगा हूं, तो 650 कर लेते हैं। कैरी डाउन 800। एक्यूमुलेटेड एब्सेंट का ब्रो डाउन 300। कैरी डाउन 400। नीचे कह रहे कंपनी सोल्ड एन एसेट कॉस्टिंग 250, डिस्पोजल हो गया। आपको पता है एसेट अकाउंट में ना उसकी कॉस्ट आती है, कह रहे उसकी कॉस्ट है 250 और ये डिस्पोजल की डेबिट साइड पे आती है। कह रहे नेट बुक वैल्यू 100, कह रहे उसकी बुक वैल्यू तो 100 थी, कितना डेप्रिशिएट हो चुका था? तो वो आपको डिस्पोजल को ट्रांसफर करना पड़ेगा ना। तो इधर फेस पे इसकी हम वर्किंग लिख देते हैं कि यार 250 वाला एसेट 100 का रह गया हुआ था, इसका मतलब 150। तो ये डिस्पोजल के क्रेडिट साइड पे आती है। कह रहे वो सोल्ड एट अ गेन ऑफ रुपीज 25,000, 25,000 के गेन प्रॉफिट पे बेची। गेन किस तरफ आता है? डेबिट साइड पे। ठीक है, अब जो इंफॉर्मेशन थी वो तो हमने लिख दी। अब आप इन अकाउंट्स को क्लोज करते जाएं और बैलेंसिंग फिगर निकालते जाएं। तो अगर इसकी देखा जाए 3 चीजें गिवन है तो चौथी को बैलेंसिंग डल सकती है। तो यहां से हम बैंक निकाल लेते हैं, बैलेंसिंग फिगर। तो ये आ गया आपका 400। इसको अगर मैं क्लोज करूं, इधर का टोटल 550 बन रहा है, इधर भी 550 आना चाहिए था। 250 ये क्या आ गई? ये डेप्रिसिएशन आ गई। इसको अगर मैं क्लोज करूं तो इधर फिगर आ रही है 125, ये क्या आ गया? हाँ जी, ये उसका बैंक की फिगर आ गई। तो उसने जो आपसे कहा था ना कॉस्ट ऑफ एडिशन निकालो, क्या आंसर होगा? हाँ जी 400। और जब उसने आपसे कहा डिस्पोजल प्रोसीड निकालो 125। और जब उसने कहा डेप्रिसिएशन बताएं 250। ठीक है, तो ये तीनों अकाउंट इकट्ठे बनाने हैं। इस क्वेश्चन में आपको लगा होगा मैं अकेला अकेला भी बना लेता, टैली तो हो गया था। हर क्वेश्चन में ऐसे नहीं होना। अब जरा एग्जाम्पल 2 को एक दफा खुद ट्राई करें।
ये 13 क्लोजिंग होगा और 12 ओपनिंग होगा आपका। एग्जांपल 2 करना है। 2 जी हुआ किससे? अच्छा, उसने आपसे मांगा क्या हुआ था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एक्सट्रैक्ट बनाओ। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है बस उतना पोर्शन जितना इफेक्ट हो रहा है, बाकी बनाने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टिंग में आपको पता है सेल या परचेज नॉन करंट एसेट का आता था, तो आपका डिस्पोजल भी है परचेज भी, इसलिए मैंने वो दोनों हेडिंगें लिख दी, ठीक है। तो ये एक चीज उसने मांगी हुई थी, एक उसने डेप्थ एंड एक्सपेंस मांगा, मतलब मांगा वही था, डिस्पोजल कितने में किया, नया कितने का खरीदा, तो अब बाकी चीजें वही हमें वर्किंग करना पड़ेंगी। तो नॉन करंट एसेट, ठीक है, अब इसको मैं वर्किंग का रेफरेंस दे देता हूँ। ब्रॉडाउन कितना था? 500। कैरी डाउन 750। अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप्थ का ब्रॉडाउन 150 और कैरी डाउन 275। सरप्लस
पहले लाख था, अब 1.5 लाख हो गया। इंक्रीज आया डिक्रीज? इंक्रीज। सरप्लस में इंक्रीज कब आता है? जब आपने रीवैल्यू की हो और एसेट की कीमत बढ़ गई हो। तो जब बढ़ गई होगी तो किस तरह लिखेंगे? डेबिट साइड पे आएगा। रीवैल्यूएशन सरप्लस 50। अच्छा, आगे आपको कहता है कंपनी सोल्ड एन एसेट कॉस्टिंग 200। जो एसेट बेचा उसकी कॉस्ट थी 200, तो डिस्पोजल की डेबिट साइड पे। लेकिन कह रहा है बुक वैल्यू 150 थी। अब 200 वाले एसेट की अगर बुक वैल्यू 150 तो 50 डेप्रिशिएट हो चुका होगा। कह रहे वो सोल्ड एट अ लॉस। लॉस तो क्रेडिट साइड पे आता था 50। अब ये उसने हमें दिया हुआ था इसका सारा डेटा। अब 1 बाय 1 अकाउंट क्लोज करना शुरू करें। कितना? 400। जी सर 400। ये 400 आ गया, ये 175। 175। अच्छा, इसका ना डिस्पोजल प्रोसीड्स कितनी? 100। और परचेज कितने में? 400। तो ये तो 300 का नेगेटिव आ जाएगा ना। और डेप्शन कितना निकली? 175। ठीक है, इनके ऊपर मैंने रुपीज इन 000 कर दिया हुआ था, इसलिए तो मैंने 000 में लिखी। क्या इसके ऊपर लिखा हुआ था? इसलिए ये पूरी लिखनी पड़ेगी। आपके इंक्रीज आ रहा था ना, मतलब शुरू में 500 का था, बाद में 750 का हो गया। 200 वाला बेच भी दिया, तो अगर 200 वाला बेच दिया, 750 का पड़ा हुआ है, ये तो 950 बन जाता है। आपका तो था ही 500 का, इसका आपने को खरीदा भी होगा। ठीक है, तो जब ये तीनों अकाउंट बनाया करोगे ना, अगर नहीं खरीदा होगा तो 0 हो जाया करेगा। आप देखेंगे कई क्वेश्चंस में अकाउंट बना के बाद में कुछ भी नहीं निकलेगा, लेकिन क्वेश्चन पढ़ते साथ पता नहीं चलता कि इसमें कुछ नहीं निकलना, तो उस वजह से बनाना ही पड़ता है आपको। सर ये मुझे नहीं समझ आया कि कंपनी सोल्ड एसेट कॉस्टिंग 200,000, तो उसको परचेज 200,000 में करना चाहिए। उसने कहा कंपनी सोल्ड, आपने बेच दी है। ठीक है, तो इसका मतलब 200 वाला एसेट आपने बेच दिया। ठीक है, अगर 200 का ही नया खरीदा होता तो आपका क्लोजिंग 500 ही आ रहा होता, लेकिन उसने कहा वो तो 750 हो गया। ठीक है, तो डिस्पोजल आपने 200 वाला किया, खरीदा कितने का वो हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली। जी क्लियर है यहां तक सबको? जी सर, मतलब कि उसके अलावा भी एसेट। हाँ जी, इसके अलावा तो उसको आपने पूरी वैल्यू से। हाँ जी। एग्जाम्पल 3 पे आइएगा। नॉन करंट एसेट ओपनिंग क्लोजिंग बता दिए, एक मिनट डेप्शन भी बता दी। आगे कह रहे हैं डेप्शन फॉर द ईयर 175। कंपनी सोल्ड एन एसेट फॉर 100,000 एट अ लॉस ऑफ 50। कह रहे कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ एडिशन। कह रहे जरा एडिशन की फिगर निकाल दो, इसको अब ट्राई करें। अपना करंट अकाउंट है सर, तीनों आपका नहीं, तीनों बनाने हैं। सर अकाउंट का नहीं, इसमें से अकाउंट बना के फिगर निकाल दो।
जी अगर क्वेश्चन 3 का हम डेटा नोट करें तो नॉन करंट एसेट का ब्रॉड डाउन 225 कैरी डाउन 275 और इक्विटेशन का ब्रॉड डाउन कैरी डाउन 150 कह रहे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। अच्छा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर उसने खुद बता दी 175। कह रहे कंपनी सोल्ड एन एसेट फॉर 100 100 में बेचा, ये नहीं कह रहा 100 वाला बेचा, ठीक है। कह रहे कंपनी सोल्ड एन एसेट फॉर ₹100 एट अ लॉस ऑफ 50 और 50 का नुकसान हो गया। नुकसान किधर आता है? वो भी क्रेडिट साइड पे। बस अब ये इंफॉर्मेशन गिवन थी। अब इसकी दो चीजें मिसिंग है, दो मिसिंग है तो उनको तो बैलेंसिंग नहीं दे सकती। हाँ इसकी 3 गिवन है, इसकी फिर 2 गिवन है, तो कौन सा पहले क्लोज हो सकता है? तो पहले इसको क्लोज करें। यहां से आपके पास निकल आएगी डिस्पोजल वाले की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 125। तो ये उसके किस तरफ आ जाएगी? अब इसकी 3 पता है, अब तो चौथी निकल सकती। अब निकालें यहां से। ये 275 इधर लिखते हैं और अब इसकी 3 पता चल गई तो चौथी को बैलेंसिंग डल सकती। 325। ठीक है, इसलिए आपको मैंने कहा था तीनों अकाउंट इकट्ठे ओपन कीजिएगा, क्योंकि एक की फिगर दूसरे, दूसरे की तीसरे, इस तरह जाके आपका कंप्लीट हुआ। अब जरा चौथी एग्जांपल फिर करें।
जी, कॉस्ट का ओपनिंग कितना? 400 कैरी डाउन। एक्नोडेप्शन का प्रो डाउन 175 250। आगे कह रहे हैं एडिशन ड्यूरिंग द ईयर 350 और कह रहे कंपनी सोल्ड एन एसेट ₹4.50 एट अ गेन ऑफ 10। बस ये डाटा दिया और आपका डेप्शन निकालो। अब इसमें दो चीजें मिसिंग है, दो को बैलेंसिंग तो नहीं डल सकती, इसमें दो मिसिंग है, दो को नहीं डल सकती, इसकी 3 गिवन है। तो वो 150 आप इधर लिखो। अब इधर से डेप्शन को बैलेंसिंग डल सकता है 110, वो आप 110 इधर लिख लो। ठीक है, अगेन आपने देखा एक अकाउंट से वैल्यू दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। अच्छा, अब कई दफा कैश फ्लो के क्वेश्चन में एग्जामिनर ना आपको एसेट की कॉस्ट वगैरह नहीं बताता, बुक वैल्यू दे देते, फिर मजबूरन आपको बुक वैल्यू पे अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, तो अगर कभी उसने कॉस्ट ना दी हो तो फिर आप लोगों को नॉन करंट एसेट अकाउंट एट इट्स नेट बुक वैल्यू बनाना होगा।
और उसके अकॉर्डिंगली डिस्पोजल भी एडजस्ट करके बनाना होगा। देखिए बेशक बुक वैल्यू है तो एसेट ही, जी सर। ब्रॉडन किधर, डेबिट, तो कैरी डाउन। नया खरीदेंगे तो एसेट बढ़ेगा, जी सर। डेबिट साइड, बेचेंगे तो क्रेडिट साइड। लेकिन अब ये याद रखें तो जो डिस्पोजल आएगा ना वो नेट बुक वैल्यू पे आएगा। इधर आप किस कीमत पे लिखते थे, कॉस्ट पे लिखते थे, लेकिन जब अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा होगा तो इधर डिस्पोजल भी बुक वैल्यू, और फिर डेप्रिसिएशन भी इधर आएगी। अच्छा, ऐसी सूरत में जब डिस्पोजल की डेबिट साइड पे आप एसेट लिखोगे तो वो भी किस कीमत पे आएगा, नेट बुक वैल्यू। बाकी तो उसी तरह बैंक अगर गेन हुआ तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, और अगर लॉस हुआ तो डेबिट साइड। तो फिर ही आप लोग के ना इस तरह बुक वैल्यू पे अकाउंट डेबिट साइड। सॉरी लॉस कर लेते हैं। अब जरा एग्जाम्पल 5 को ट्राई करें। एसेट का अकाउंट बुक वैल्यू पे बनता है ना, बुक वैल्यू का मतलब होता है डेबिट माइनस करके, तो एसेट क्योंकि डेबिट है तो माइनस करने के लिए फिर किस साइड पे लिखोगे, क्रेडिट साइड पे। अब पांचवें क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड ऑप्शन दी हुई उसने आपको नहीं, तो इसका मतलब इसने बुक वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। तो फिर अब आपको बुक वैल्यू का अकाउंट बनाना होगा। बुक वैल्यू दी होती तो नो प्रॉब्लम। हाँ जी,
जी एसेट का प्रोडाउन कितना था 450 कैरी डाउन 7 कह रहे कंपनी सोल्ड एन एसेट फॉर ₹1,25,000 एट अ लॉस ऑफ 25 और एडिशन ड्यूरिंग द ईयर 500 आपको कह रहे डेप्रिसिएशन कंप्यूट करो अब दो को बैलेंसिंग तो नहीं डल सकती ना लेकिन द डिस्पोजल की क्या चीज आनी है और आपका तो नेट बुक वैल्यू यहाँ पे भी आती है तो अगर मैं इन दोनों का टोटल कर लूं 150 आ गए अब ये 150 आप इधर लिखो 100 तो बैलेंसिंग फिगर डेप्रिसिएशन आ गई जी सर वो एसेट की वैल्यू 250 तो नहीं बनती 450 प्लस 500 माइनस 700 का तो 250 नहीं आता तो उसमें सिस्टर आपको कहा कि 150 वाला बेच भी दिया ना तो 150 वाला बेच दिया तो फिर डेफिनेट कितनी ली ठीक है तो वर्बली आपने नहीं किया करना अपने अकाउंट बना के किया करना है वरना फंसे रहोगे आप
अब ये एग्जांपल ना आप लोगों ने घर से ट्राई करनी। अब डेटा से आपको आइडिया हो गया, इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, कैपिटल, ये अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे और आपको ये फिगर्स निकलती आएंगी। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों को सिर्फ वर्किंग की प्रैक्टिस कराई है ताकि आप लोगों को वर्किंग करनी आ जाए, ताकि कल जब हम क्वेश्चन शुरू करें तो फिर वर्किंग पे आपका टाइम ना लगे, वो आप स्पीड में कर जाए करें। ठीक है, तो काफ़ी हद तक नॉन करंट एसेट के इशू मैंने रिजॉल्व किए हैं, लेकिन स्टिल एक दो हैं, वो फिर जब क्वेश्चन आएंगे फिर हम उनके अंदर उनको कवर कर लेंगे। जैसे ज़रूरी तो नहीं ना हमेशा रिवैल्यूएशन का सरप्लस और लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो उस टाइप की कुछ एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं। कई दफ़ा सरप्लस की यूटिलाइजेशन ड्यूरिंग द ईयर होगी होती है, जैसे एक्सेस डेप्रिसिएशन वगैरह, तो इस टाइप के मैटर डाले जा सकते हैं। तो एक आधा क्वेश्चन है पेपर में, वो इंशाल्लाह जब उस पर पहुंचेंगे तो उसको भी देख लेंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने फॉर्मेट याद नहीं किया, आज फॉर्मेट याद करें, क्योंकि कल जब मैंने क्वेश्चन कराने हैं तो फॉर्मेट के बगैर क्वेश्चन नहीं हुआ करेंगे आपके। थैंक यू।